अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1-2 के हवाले से वीडियो का सिलसिला आपके साथ रब्ते पर था। आज की वीडियो जो है हम सेकंड ईयर अकाउंटिंग टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट के उन तमाम मराहिल पे कि जब डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट को शुरू किया जाता है तो उसमें सवाल का जवाब लिखने का आगाज़ किस तरह से किया जाता है और क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स पर हम बात करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखें, याद रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के सवाल में जो है हम सबसे पहले जो इनिशियल जो पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमें कॉलम मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है जी, कॉलम मेंटेन करने पड़ते हैं और उसमें जो है आम तौर पर मिनिममली 2 मैक्सिममली 4 पार्टनर्स मेंशन होते हैं, यानी कम से कम 2 और ज़्यादा 4 होते हैं। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन चूँकि सवाल फिर कंजस्टेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, तो इसलिए मैक्सिममली 4 और मिनिममली 2 पार्टनर्स की शेयरिंग देखने में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मकसद ये होता है कि या तो इस सवाल में आखिर में प्रॉफिट कंसिडर होगा या फिर लॉस की सूरत हाल पैदा होगी। तो बहरहाल अप एंड डाउन तो बिज़नेस में होते ही हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें जहन में रखनी है कि जब ये स्टूडेंट सवाल करेंगे सेकंड ईयर कॉमर्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, तो उनको प्रैक्टिकली जो है इस चीज़ का एहसास दिलाया जाएगा कि आप भी जब बिज़नेस करेंगे या बिज़नेस के हवाले से आपकी कोई सरगर्मी आपके ज़रिए सर अंजाम दी जाएगी तो उसमें भी ऐसा ही होगा। तो वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि प्रॉफिट जब होता है तो कैसे होता है और लॉस होता है तो वो किन वीक पॉइंट्स से होता है। तो वो सब चीज़ें थियोरेटिकली समझाई जाती हैं। यही मकसद होता है थ्योरी का, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले पहले थ्योरी के मामलात को मद्देनज़र रख के प्रैक्टिकल पर नतीजा सही हासिल होने की कोशिश हासिल हो। तो आइए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में। सबसे पहले ये सवाल जो एग्ज़ाम में आता है आमतौर पर 5 ईयर इस टॉपिक के हवाले से मुश्तमिल है, बहुत सारे सवालत के हवाले से, जबकि किताबें भी हैं और असाइनमेंट है। और इसके अलावा आप जो है दीगर इदारों की तरफ से जो पेपर बनाए जाते हैं उनमें भी बाकायदा उन सब में, यानी टोटल जिनका भी मैंने सबका जिक्र किया, सब में एक मुश्तरक बात ये पाई जाती है कि इनिशियली जो है ना कैपिटल्स मेंशन होते हैं, यानी पार्टनर जो होते हैं इस सवाल में कम से कम 2 ज़्यादा 4 के करीब, तो इनके कैपिटल सबसे पहले मेंशन किए जाते हैं। फिर उसमें सवाल में प्रॉफिट का भी जिक्र किया जाता है। फिर उसके अलावा जो है कुछ एंट्रीज़ का जिक्र होता है जिसमें सैलरीज़ का भी जिक्र होता है, कमीशन का जिक्र होता है, बोनस का जिक्र होता है, मार्कअप यानी 10% 20% वगैरह का भी जिक्र पाया जाता है। लेकिन एक सवाल में बहुत अहम बात जो होती है वो डेट होती है। यानी डेट जो है कभी कभी किसी सवाल में जो जनवरी 1 होती है और क्लोजिंग ईयर दिसंबर 31 होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिडिल डेट दे दी जाती है, मार्च की डेट होती है और फिर क्लोजिंग ईयर भी चेंज होता है। तो आज के हवाले से हम जब ये बात करेंगे सवाल में, तो एक अहम बात भी करेंगे कि जब ये सारी इंटियाँ दे देती जाती हैं, सैलरी वगैरह हो गई, ये मैंने आपसे जो जिक्र किया, इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट भी मालूम करनी पड़ती है, और रिमेनिंग अमाउंट का तरीक़ाकार भी मैं अपनी इस वीडियो में आपको बाकायदा बताऊँगा। तो आइए जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के हवाले से कॉलम मेंटेन होंगे। कॉलम मेंटेन करने के लिए तो तरीक़ाकार कुछ ये होगा कि एस नंबर यानी सीरियल नंबर मेंटेन करेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, जो अफराद मेंशन होंगे उनके नाम शो करेंगे। ठीक है, अब वो नाम शो करने के बाद जो है फिर आखिर में एक कॉलम बनेगा टोटल का। आप हस्बे रिवायत सबके कॉलम के साथ जो जो कैपिटल के अमाउंट जो गिवन होंगे वो आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा और टोटल में उन सब का टोटल यानी सम के तौर पर रिकॉर्ड कीजिएगा। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया वो आप टोटल के कॉलम में मेंशन करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद जो है फिर दीगर नीतियों की सिलसिले की तरफ आएंगे। आप देखें, फर्स्ट करते हैं, मैंने सवाल में जनवरी 1 डेट की एक सिचुएशन क्रिएट की और दिसंबर 31 क्लोजिंग ईयर है, तो इसी हिसाब से मैं आपको सवाल को गाइड करूँगा। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं कि जो एक पार्टनर है उसको सैलरी मिल रही है पर मंथ। ठीक है जी, सैलरी पर मंथ मिल रही है, तो ऐसे हवाले से जब अगर कोई सवाल आ जाए तो पर मंथ में आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जनवरी 1 की डेट के हिसाब से सवाल को कंसिडर कर रहा हूँ और दिसंबर 31 क्लोजिंग ईयर सपोज़ कर रहा हूँ। तो फिर उस पार्टनर की सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 12 किया जाएगा और जो भी रकम आएगी उस पार्टनर के कॉलम में लिख दी जाएगी। इसी तरीके से किसी और पार्टनर यानी दूसरा पार्टनर जो इसके साथ है उसकी सैलरी के साथ पर एनम लिख दिया। तो इसमें याद रहें कि इस सैलरी को आप मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सैलरी पर एनम है और पर एनम का तो होता है होल ईयर, यानी फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर या कंप्लीट ईयर।
आपको 2 अजम्पशन बता दिए हैं, एक में पर एनम आएगा तो मल्टीप्लाई 12 गिवन आपको जो है और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पर मंथ में आपको करना होगा। अच्छा, एक और अजम्पशन सुने तरह कि अगर फ़र्ज़ करते हैं एक पार्टनर और है जिसको जो है हाफ़ सैलरी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हाफ़ सैलरी उस पार्टनर की जिसका पर एनम है। तो अब आप ये बात गौर करें कि तीसरा अजम्पशन में क्या कहा गया है कि जिसको फुल यानी 12 महीने की सैलरी दी गई है उसकी हाफ़ जो सैलरी बन रही है उस थर्ड पार्टनर को मिलेगी। तो फिर आप उसका 50% जो हिस्सा जो होगा वो इस थर्ड पार्टनर के हवाले से शो कर देंगे। और अजम्पशन सुन लें ज़रा कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि उसी यानी अब 3 पार्टनर मैंने जिक्र किए तो तीनों पार्टनर के हवाले से मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। एक पार्टनर को एक चीज़ तो नहीं मिलती, उस एक से ज़्यादा भी चीज़ें मिल सकती हैं। और तो वापस पहले पार्टनर पर आते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इनको कमीशन मिल रहा है और कमीशन जो है इनको 20,000 मिल रहा है। तो अब इन कमीशन के साथ जो 20,000 जो लिखा है 20,000 के हवाले से ना तो पर एनम शो है और ना ही पर मंथ शो है। तो अब ऐसी सूरत में हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जब कुछ भी ना शो हो तो वो पर एनम होगा। तो ये चौथा अजम्पशन आपने सुना कि जब कुछ भी ना लिखा हो तो ये क्या है, ये 1 साल का है। मैंने आपको अभी 4 किस्म की वैरायटी बताई है। पहली वैरायटी में पर मंथ सिचुएशन थी, दूसरी में पर एनम थी, तीसरी में हाफ ऑफ पर एनम थी और जबकि चौथी में अभी मैंने आपको जो बताया ये सूरत हाल थी कि इसमें कुछ भी नहीं है, हिडन है। जब हिडन चीज़ होगी तो वो पर एनम होगी। उसके बाद जो फ़र्ज़ करते हैं नेक्स्ट पार्टनर जो है उसके हवाले से बात आती है और उसमें कहा जाता है कि इनको जो है सैलरी जो है वो पर मंथ की जगह वो शो कर देंगे मंथली मिल रही है। अब मंथली मिल रही तो फिर पर मंथ या मंथली एक ही बात होती है, लिहाजा इनके हवाले से आप मल्टीप्लाई 12 करेंगे। और फ़र्ज़ करते हैं एक और रिक्वायर्ड आता है, एक और अजम्पशन सुने कि अगर वो कहा जाता है कि 10% मार्कअप मिल रहा है तमाम पार्टनर्स को और उनके कैपिटल के मुताबिक, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जो कैपिटल्स होंगे ऊपर जो गिवन है उनके हवाले से जो भी परसेंटेज अप्लाई करेंगे आप, जो यानी कि उनकी तरफ से जो गिवन होगा डिवाइड बाय 100 करके जो आंसर आएगा उस सब पार्टनर्स के कॉलम में मेंशन कर दिया जाएगा। इस लिहाज से मार्कअप 10% सब की तरफ मूव हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना होगा, इन सब को जो टोटल में आपने लिखा होगा इन सब के टोटल को टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा, फ़र्ज़ करें अगर टोटल का फिगर जो है वो इतना आता है कि ऊपर प्रॉफिट से उसकी रकम कम है, तो ऐसी सूरत में आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, यानी प्रॉफिट से इस टोटल को माइनस करेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो टोटल में नीचे एंड में यानी टोटल जहां आपने किया था उसके पास नीचे लिखेंगे। और उसके बाद जो है उस रिमेनिंग प्रॉफिट को पॉलिसी के मुताबिक मज़ीद पार्टनर में बांट देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट जो रिमेन हो रहा होगा बच रहा होगा उसको ज़ाया नहीं होगा, वो एक पार्टनर्स के लिए गुड न्यूज़ होगी। तो अब पॉलिसी देखनी पड़ेगी, अगर हिडन रेशो होंगे तो रेशो मालूम करके उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर रेशो गिवन होंगे तो रेशो के तहत डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर परसेंटेज गिवन होगी तो परसेंटेज के तहत रिमेनिंग प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अगर कोई भी बात नहीं होगी तो फिर ऐसी सूरत में इक्वली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तमाम पार्टनर्स के रो वाइज यानी रो वाइज जो टोटल होंगे वो तो टोटल में चले होंगे और कॉलम वाइज टोटल कॉलम वाइज शो किए जाएंगे। और इस तरह जो तीनों का टोटल जो मेन टोटल आएगा उन तीनों के मेन टोटल को आप जो है रो वाइज टोटल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वही जवाब होना चाहिए जो प्रॉफिट की रकम है। इस तरह इसकी रिकन्सिलिएशन होगी कि जवाब दुरुस्त है। और इसी तरीके से रो वाइज टोटल के कॉलम में जो अमाउंट है प्रॉफिट के जो आगे से जो रकम है टोटल की, प्रॉफिट के बाद जो रकम आना शुरू हुई टोटल में, उन तमाम रकम को जो हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो उसका जो जवाब होगा वो भी प्रॉफिट यानी वही आना चाहिए जो शो ऑफ होगा। तो इससे मालूम ये होता है कि रो इनटू कॉलम आंसर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। इससे जवाब की तस्दीक हो जाएगी कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दिया। तो आप जो है उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल को गौर से सुना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के हवाले से लेक्चर आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा और उम्मीद करता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके हवाले से एडजस्टिंग और टी अकाउंट के हवाले से आपके लिए मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको समझें और इसको कॉपी आउट करें ताकि आपके लिए पेपर से पहले ये तकरीबन जो है 12.5 नंबर्स का जो सवाल है वो आपको एब्जॉर्ब हो जाए और आप बआसानी एग्ज़ाम में इसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।